प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे कि अगर कोई आवेश बिंदु आवेश किसी फ्रेम में एक नियत वेग से गतिशील होता है तो उसका विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास हमने एक आवेश मान लिया है Q जो कि बिंदु P पर जो कि हम ये मान सकते हैं कि तंत्र A में विरामावस्था पर है और ये ओरिजिन पर स्थित है और इसका बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो हम निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है इसका स्थिति सदिश। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र लिखते हैं किसी पॉइंट चार्ज का तो वो किस तरह से लिखा जाता है, E = KQ/r² आर कैप, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है जिसका मान में क्या लिखते हैं 1/4πε0 और ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इसको वेक्टर, ये तो मैंने दिखाई यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, अगर मैं वेक्टर r के टर्म्स में दिखाऊंगी तो ये हो जाएगा KQ/r³ × वेक्टर r। अब यहाँ पर बिंदु P को मैंने चूंकि XZ फ्रेम में काम मैं कर रही हूँ इसलिए इसको 2 डायमेंशन मानते हुए बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो XZ हो जाएंगे। तो XZ के कारण अगर मैं देखूँ तो विद्युत क्षेत्र के 2 घटक निकलेंगे बिंदु P पर। एक तो निकलेगा x दिशा में घटक जिसको मैं EX से दर्शा रही हूँ, एक घटक होगा z दिशा में जिसे मैं किससे दिखा रही हूँ, EZ से। और चूंकि ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी ये वाला एंगल क्या होगा, x के साथ बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसलिए EX कंपोनेंट जो होगा वो कोसाइन कंपोनेंट होगा और जो z कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। इसलिए EX को मैं क्या लिख सकती हूँ, KQ/r³, r की बजाय मैं क्या लिखूँगी, r cos थीटा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ KQ/r² cos थीटा। इसी तरह EZ को मैं लिख सकती हूँ KQ/r² साइन थीटा के बराबर। और cos थीटा अगर मैं ज्योमेट्री से देखूँ तो cos थीटा विल बी x/r और साइन थीटा विल बी z/r, क्योंकि ये लंब है, दिशा में है और ये आपके पास रेडियल डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल और उस वर्टिकल कंपोनेंट से हम साइन थीटा को साइन थीटा का मान लिख सकते हैं। और r का मान क्या होता है, x² + z² की पावर हाफ, क्योंकि यहाँ पर मैं x और z कंपोनेंट ले रही हूँ तो r² का मान हो जाएगा x² + z², इसलिए r का मान लिखूँगी तो क्या हो जाएगा, x² + z² की पावर हाफ। अब cos थीटा भी मुझे मालूम है, साइन थीटा भी मुझे मालूम है, तो मैं इनको यहाँ पे रख दूंगी बाद में और इसको सॉल्व करूँगी। और उससे पहले हमें क्या करना है कि चूंकि मुझे स्थिर तंत्र में मान नहीं निकालना है विद्युत क्षेत्र का, मुझे किस में निकालना है, गतिशील तंत्र में निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, ये तो मैंने जो भी काम किया अभी तक ये देखा कि स्थिर तंत्र में मैं किस तरह से विद्युत क्षेत्र को लिख सकती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि गतिशील तंत्र की बात मैं कैसे कर रही हूँ, जिसमें आवेश गतिमान है उसकी बात मैं कैसे कर रही हूँ। तो मैंने मान लिया कि एक और तंत्र है मेरे पास A' जो कि A के सापेक्ष v वेग से -x दिशा में गतिमान है। तो मान लो एक प्रेक्षक O' पे बैठा है, तो O' वाले प्रेक्षक को अपनी गति तो महसूस नहीं होगी, उसको क्या लगेगा कि ये जो A वाला फ्रेम है वो उससे v वेग से x दिशा में गतिमान है। और अगर वो तंत्र को नहीं देख पा रहा तो वो सिर्फ किसको देखेगा, आवेश को देखेगा। तो उस आवेश के संदर्भ में उसको क्या लगेगा कि ये आवेश उस खुद के सापेक्ष, यानी यहाँ जो प्रेक्षक बैठा है उसको क्या लग रहा है कि ये जो बिंदु P पर आवेश है ये गतिशील है। और किस वेग से गतिशील है, x दिशा में v वेग से गतिशील है। तो इसका मतलब A' तंत्र में ये जो आवेश है ये अब बिंदु आवेश कैसे हुआ, नियत वेग से गतिशील हो गया। तो जब मैं A' तंत्र में विद्युत क्षेत्र का मान निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, नियत वेग से गतिशील बिंदु के आवेश का विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे किसका मान निकालना है, EX' का और EZ' का मान निकालना है। और मुझे ये देखना है कि मैं A तंत्र से इसको, A तंत्र के जो घटक हैं उससे इसको कैसे रिलेट कर पाती हूँ। अब यहाँ पर हमने मान, चूँकि ये अब हम यहाँ पे लगाते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, तो यहाँ पर मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन मिलता है वो क्या मिल जाएगा कि x = गामा x' - vt'। और आपके पास इस v को मैंने v/c से गुणा भी कर दिया, c से भाग भी दे दिया, तो बीटा = v/c हो गया। तो ये हो जाएगा x = गामा x' - बीटा c t' के बराबर। और ये हम चूँकि गति की दिशा में ही परिवर्तन होते हैं इसलिए y' = y होगा और z' = z होगा। और अब हम क्या मान लेते हैं कि t' = 0 पर, t' को अगर हम 0 मान लें तो उस स्थिति में x का मान क्या हो जाएगा,
गामा एक्स डैश के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम चलते हैं और ये मान सारे रख देते हैं। और पिछले उसमें हमने देख लिया था आपके पास कि पिछली बार जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्रों को हम कैसे रिलेट करते हैं। तो हमने देखा था कि गति की दिशा में विद्युत क्षेत्र नहीं बदलता है, इसलिए ई एक्स डैश का मान ई एक्स रहता है। और जो गति की लंब दिशा है उसमें जो मान है वो गामा गुणा हो जाता है, विद्युत क्षेत्र गामा गुणा बढ़ जाता है स्थिर तंत्र की अपेक्षा। तो अब इन्हीं रिलेशंस को हम यूज़ करके ये मान निकालते हैं। तो ई एक्स डैश का मान ई एक्स को मैंने देखा था क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा था, और कॉस थीटा का मान मैं यहाँ रख रही हूँ एक्स अपॉन आर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हो जाएगी, क्योंकि आर क्यूब बन गया है तो इसलिए हो जाएगा पावर 3/2। अब यहाँ x जो कि मुझे मान चाहिए कौन से तंत्र में, गतिशील तंत्र में, तो इसलिए x और z को मैं कौन से तंत्रों में रिलेट कर रही हूँ, ए डैश तंत्र में, इसलिए घटक क्या लिखूंगी x डैश और z डैश। बिंदु P के निर्देशांक जो ए डैश में हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x डैश और z डैश। तो इसलिए मैं ई एक्स डैश का मान भी x डैश और z डैश के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगी, और ई z डैश का मान भी किस में निकालूंगी, x डैश और z डैश में। अब यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो x का मान गामा एक्स डैश मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं t डैश इज इक्वल टू 0 स्थिति पे बात कर रही हूँ। तो वापस से पुनः x का मान नीचे भी गामा एक्स डैश के बराबर रख दिया, और z का मान z डैश के बराबर रख दिया, वर्ग कर दिया और पावर 3/2 कर दी। अब हम z दिशा यानी लंब दिशा में निकालें तो गामा गुणा हो जाएगा। तो ई जेड का मान मुझे मालूम है क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जेड अपॉन आर, जहाँ आर का मान मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चूँकि आर क्यूब हो जाता है तो यहाँ हम इसको पावर 3/2 करते हैं। अब पुनः जेड का मान किसके बराबर, जेड डैश के बराबर। ये गामा आया है, चूँकि यहाँ पर ये गामा आया है क्योंकि यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र जो है वो गामा गुणा होता है, तो ये वहाँ से गामा आया है। जबकि यहाँ जो ये गामा आया तब आया जब हमने कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म किया है, कोऑर्डिनेट्स को रूपांतरित किया है एक तंत्र से दूसरे तंत्र में। तो अब हम यहाँ रूपांतरित करते हैं, तो जेड का मान जेड डैश है, एक्स का मान गामा एक्स डैश है, तो वो रख दिया, वर्ग कर दिया और पावर 3/2 कर दी। अब जो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ई डैश स्क्वायर क्या होगा, ई एक्स डैश स्क्वायर प्लस ई जेड डैश का स्क्वायर। तो अब इन दोनों को मैं जोड़ देती हूँ, वर्ग करके जोड़ देती हूँ। तो पहले कंपोनेंट का वर्ग करूँगी तो ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर की पावर क्यूब। यही चीज़ क्यूब यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करते ही ये 3/2 से पावर क्यूब हो जाएगा, और ये कॉमन है दोनों में, इसलिए मैंने के स्क्वायर क्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर सब कॉमन है अपॉन गामा स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर की पावर क्यूब, ये सब कॉमन है दोनों में, एक्स में भी और एक्स कंपोनेंट में भी और जेड कंपोनेंट में भी, इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से अगर मैं वर्क करती हूँ तो एक्स डैश स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से वर्क करूँगी तो जेड डैश स्क्वायर बच जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। अब हमने इस टर्म में क्या किया है, नीचे गामा स्क्वायर को बाहर लिया, तो गामा स्क्वायर को बाहर लिया तो ये गामा 6 होके बाहर आएगा, क्योंकि गामा स्क्वायर की पावर क्यूब करूँगी तो गामा 6 होके बाहर आएगा, और गामा 6 को मैं यहाँ गामा स्क्वायर से काटूंगी तो गामा 4 बच जाएगा। तो ये रिलेशन मेरे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गामा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है, तो जेड स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो रिलेशन में, और गामा स्क्वायर को मैं क्या लिखती हूँ, 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन में, तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचेगा कि ई डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ से आया है, क्योंकि गामा 4 है तो 1 अपॉन माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डैश स्क्वायर इंटू प्लस 1 माइनस बीटा स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर, गामा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर आपके पास पुनः मैं जानती हूँ, इसी तरह बिंदु P की स्थिति अगर मैं तंत्र ए डैश में लिखूँ तो वही थीटा डैश कोण बनाएगा। इसका स्थिति सदिश कितना होगा, बिंदु P का ए डैश तंत्र में आर डैश होगा, कंपोनेंट्स क्या आएंगे, ई एक्स डैश और ई जेड डैश होंगे। तो आर डैश स्क्वायर का मान होगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू आर डैश कॉस थीटा डैश, जेड डैश क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, आर डैश साइन थीटा डैश। तो यहाँ से एक्स डैश स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर अगर मैं दिखती हूँ तो वो हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर लिखा तो ये हो जाएगा आर डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डैश, जेड डैश स्क्वायर लिखा तो हो जाएगा आर इज डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश, और ये 1 से गुणा कर दिया है और इसको बीटा स्क्वायर को मैंने खोल दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर आर डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश, यहाँ से
आर डैश स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस साइन स्क्वायर थीटा डैश 1 हो गए। यहाँ भी आर डैश स्क्वायर है इसलिए इसको बाहर ले लिया, ये दोनों मिलके 1 हो गए। और अंदर क्या बच गया, इसमें क्या बच, इधर इस साइड से मुझे क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश। तो मेरे पास एक्स डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई कि आर डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश। अब मैं इसको देखती हूँ और इसको रख देती हूँ मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसमें डेरिवेशन में। तो ई डैश स्क्वायर हो जाता है के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आर डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश की पावर 6 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश की पावर क्यूब। तो यहाँ से आर 4 बच जाएगा, तो ये बच जाता है के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश की पावर 4 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश का क्यूब। अब यहाँ से इसको हम ये अब मैं यहाँ से इसको अंडर रूट कर रही हूँ और अंडर रूट करके विद्युत क्षेत्र का मान लिख देती हूँ किसमें, ए डैश तंत्र में, जिसके सापेक्ष जिसमें मुझे ऐसा लगेगा कि जो आवेश है वो क्या है, नियत वेग से v से गतिमान है। तो वो नियत वेग से गतिशील के लिए वेग आवेश के लिए मुझे क्या मिला, विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश की पावर 3/2। अब इस को हम डिफरेंट केस में स्टडी करते हैं कि मान लो कि v का मान c से बहुत कम है तो v बाई सी विल बी मच लेस देन 1, यानी बीटा का मान क्या होगा, 1 से बहुत कम हो जाएगा। और जब 1 से मान इसका बहुत कम हो जाएगा तो उस स्थिति में आपके पास मैं बीटा वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ और करूँगी तो क्या बन जाएगा, ये ई का मान के क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा क्या होगा, गोलीय रूप से सममित होगा, हर दिशा में समान होगा। दिशा क्योंकि थीटा पर निर्भरता आ ही नहीं रही है इसलिए हर दिशा में ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र समान होगा। ये बात अलग है कि दूरी बढ़ने के साथ किसी दिशा में ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूर हम बढ़ते, इसकी ये मैं कहूँ कि इस जो गोले की व्यास, इसका जो रेडियस है अगर मैं बढ़ाती चली जाऊंगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन हर एक दिशा में ये क्या होगा, समान होगा। समान दूरी पर हर दिशा में ये क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अब हम चलते हैं कि जब बीटा नेग्लिजिबल नहीं है, और जब बीटा नेग्लिजिबल नहीं है तो निर्भरता किस पर है, थीटा पर भी है। तो जब मान लिया कि थीटा डैश इज इक्वल टू π/2, यानी कि हम बात कर रहे हैं लंब दिशा में, तो लंब दिशा में अगर मैं मान निकाल रही हूँ तो वो कितना हो जाएगा, के क्यू 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। थीटा का मान चूंकि मैंने साइन 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो ये नीचे हो गया 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2। 1 माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो ये π/2 यानी थीटा डैश इज इक्वल टू π/2 पे 90 डिग्री पे लंब दिशा में मुझे क्या मिलता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर हाफ। अब यहाँ से हम चलते हैं और इधर अगर मैं देखूँ तो जब मान लो थीटा डैश क्या हो जाए 0, यानी कि गति की दिशा में मैं बात कर रही हूँ, तो गति की दिशा में मैं बात कर रही हूँ तो थीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है। तो इसलिए मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, के क्यू 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये टर्म 0 हो गई तो ये सिर्फ 1 बचा है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 डिग्री पर यानी कि गति की दिशा में मुझे क्या मिल जाता है, के क्यू इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों की तुलना करती हूँ तो ई डैश π/2 डिवाइडेड बाई ई डैश 0, यानी कि गति की लंब दिशा में डिवाइडेड बाय किससे कर रही हूँ, गति की दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना है। तो उन दोनों का जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2। आपको साफ दिख रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा और ये नीचे है इसलिए मान बन जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर की पावर 3/2, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ गामा क्यूब। तो इसका मतलब ई डैश π/2 इज इक्वल टू गामा क्यूब ई 0 डैश। तो गति की लंब दिशा में जो है विद्युत क्षेत्र गति की दिशा की अपेक्षा कितने गुणा हो गया है, गामा क्यूब गुणा प्रबल हो गया है। तो किस में अधिक है, लंब दिशा में अधिक हो गया और गति की दिशा में क्या हो गया, कम। तो इसको हमने यहाँ दिखाया है। तो गति की लंब दिशा में हमने रेखाएं ज़्यादा दिखाई हैं विद्युत क्षेत्र की, और गति के दिशा में हमने रेखाएं क्या दिखाई हैं, कम दिखाई हैं। तो एक तरह से कि ये जो आवेश गतिमान आवेश है जो नियत वेग से गतिशील है, उसके लिए गति की दिशा में तो विद्युत क्षेत्र का प्रबलन हो जाता है, और गति की लंब दिशा में तो आपके पास किसका प्रबलन हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का, और गति की दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, कम। तो π/2 दिशा में तो अधिक है, लंब दिशा में अधिक है विद्युत क्षेत्र, और जो आपके पास गति की दिशा है जो कि x दिशा मैंने मानी थी, उस दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, कम है।
और कितने गुना कम है, गामा क्यूब गुना कम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गतिशील जब आवेश की मैं बात करती हूँ, जिस तंत्र में आवेश गतिशील है उस तंत्र में आपके पास जब आपके पास v जो है c के कंपेरेबल होता है, बीटा नेग्लिजिबल नहीं होता है, उस स्थिति में गति के लंब दिशा में विद्युत क्षेत्र का प्रबल हो जाता है विद्युत क्षेत्र, और गति की दिशा में उसकी तुलना में कम होता है। और जब बीटा का मान मैं बहुत कम मानती हूँ, यानी कि एक तरह से क्लासिकल केस है, और क्लासिकल केस में आपके पास जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, उसमें गति की दिशा का प्रभाव नहीं होता है। धन्यवाद।